नमस्कार साथियों। हमने आर्म्स एक्ट 1959 के दो चैप्टर पढ़ लिए थे। पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी था, प्रारंभिक भाग था। उसमें पहला और दो से फर्स्ट और सेकंड सेक्शन था। दूसरा चैप्टर विभिन्न कार्यों के लिए लाइसेंस की बात करता था कि आपको आयुध रखने हैं, गोला बारूद रखना है, निर्यात करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, नाल बड़ी करनी है, छोटी करनी है, एक हथियार को दूसरे में परिवर्तित करना, इन सब कार्यों के लिए आपको लाइसेंस लेकर काम करना पड़ेगा। चैप्टर 3 आपके लाइसेंस के बारे में प्रोविजन करता है कि कैसे आपको लाइसेंस मिलेगा, कैसे उसको लाइसेंस देने से कब इनकार किया जाएगा, कब उसको रिन्यू कर सकते हैं, कब उसको प्रतिसंग्रहण किया जा सकता है, लाइसेंस दिया हुआ वापस लिया जा सकता है, लाइसेंस की शर्तों में फेरफार कब कर सकते हैं। ऐसी कुछ प्रोविजंस को लेकर आएगा चैप्टर 3, जो लाइसेंस के अनुज्ञप्ति के बारे में उपबंध करके चलेगा। आज थोड़ा सा आप जो स्लाइड देख रहे हैं, समय की कमी होने के कारण कि मैं बाहर था दिन भर से और समय पे नहीं आ पाया, स्लाइड्स तैयार नहीं हो पाई, तो मैंने इसी फॉर्म में बना दी। आज आज एडजस्ट कर लेना, कल से उसी रूटीन स्लाइड पर हम काम करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या प्रोविजन किया गया है। अनुज्ञप्तियों का अनुदान, ग्रांट ऑफ लाइसेंस की ये बात करता है। ठीक है, लाइसेंस का ग्रांट कैसे किया जाएगा कि अध्याय 2 में अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन, जो अध्याय 2 में बार बार लाइसेंस की बात हो रही थी, उस लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए जो आवेदन है वो आपको अनुज्ञापन अधिकारी को करना पड़ेगा। लाइसेंस अथॉरिटी होगी, उसी के पास आपको उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी लाइसेंस लेने के लिए। जिसको भी गन रखनी है, गोला बारूद रखना है, उसके संबंध में किसी भी प्रकार का लाइसेंस चाहिए, जो चैप्टर 2 में जिसकी चर्चा कर रखी है, तो एक एप्लीकेशन करेगा लाइसेंस अथॉरिटी के सामने, और उस फॉर्मेट में होगी, ऐसे प्रारूप में होगा, और उस प्रारूप में जो विशिष्टियां पूछी जाएगी वो सारी विशिष्टियां अंतर्भुक्त होगी, और ऐसी फीस जो लाइसेंस के लिए नियमों में बताई जाए उनके अकॉर्डिंग और 3 चीजों का प्रोविजन उस आवेदन पत्र में होगा। तो अध्याय 2 के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन किया जाएगा, और उस आवेदन का एक विशेष फॉर्मेट होगा, एक विशेष फीस होगी, और वो सारी उसमें विशिष्ट अंतर्भुक्त होगी। जो जो जानकारी उसके बारे में मांगी जाए कि आप किस गन का लाइसेंस ले रहे हो, आवेदन करने वाला व्यक्ति कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, जो जो जानकारी उस फॉर्मेट में होगी वो विशिष्टियां आपको उसमें अंतर्भुक्त करनी पड़ेगी। जैसा कि विहित किया जाए। विहित का मतलब क्या होता है कि इस अधिनियम के अधीन जो रूल बनाए गए हैं, आर्म्स रूल 2016, उनमें रूल्स में जो रूल्स बताए गए उनके अकॉर्डिंग विहित करना होता है। कि जैसे हम प्रेस्क्राइब की पीरियड, प्रेस्क्राइब की डेफिनेशन पढ़ते आते हैं कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किया जाएगा। इसका मतलब है कि विहित जहां जहां आएगा वो या तो इस एक्ट के अधीन या इस एक्ट के रूल के अधीन जैसे नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार ही वैसा किया जाएगा। तो जो आवेदन होगा, जो फॉर्मेट होगा, उसमें जो विशिष्टियां अंतर्भुक्त करनी होगी, जो फीस होगी, वो सारी रूल्स में बता के आएंगे। रूल्स के लास्ट में आवेदन वगैरह के लिए फॉर्मेट दिया होगा। सब सेक्शन 2 बात करता है कि आवेदन की प्राप्ति पे, जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है किसको, अनुज्ञापन अधिकारी को, लाइसेंस अथॉरिटी को जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है, अनुज्ञापन अधिकारी क्या करेगा, उसको उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी की रिपोर्ट मंगवाएगा। कि जिस भी व्यक्ति का आवेदन आया है उस आवेदन पे वो पास में जो भी पुलिस थाना है, उस व्यक्ति को जो पुलिस थाना लगता है, कि जैसे मैं कोटा बारा के अंदर रह रहा हूं और मेरा जो भी लोकल पुलिस थाना होगा उस पुलिस थाने की के सर्किल इंस्पेक्टर से, जहां हम रेजिडेंस करते हैं, उससे एक रिपोर्ट मंगवाएगा कि ये व्यक्ति ने मेरे पास गन के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और इसकी आप मुझे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट दो। और ऐसी रिपोर्ट और ऐसा ऑफिसर जिससे भी वो रिपोर्ट मांगेगा अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। एक टाइम पीरियड होगा कि आवेदन, जब वो लाइसेंस अथॉरिटी जब पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी को कहता है कि आप इतने दिन में रिपोर्ट भेजो, तो उस टाइम पीरियड के अंदर वो अधिकारी रिपोर्ट भेजेगा। इसका फॉर्मेट समझ लो कि आप किस प्रकार से ये कार्य करता है कि हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना है। ये मैं एक पर्सन हूं, ठीक है,
और मैं आवेदन कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास मैंने गन की लाइसेंस के लिए आवेदन किया कि मुझे 12 बोर .22 22 बोर की जो वो आती है राइफल, उसके लिए मैंने आवेदन किया। डीएम क्या होता है हमारे यहाँ राजस्थान में? अनुज्ञापन अधिकारी डीएम होता है, लाइसेंस अथॉरिटी जो लाइसेंस ग्रांट करता है। इस डीएम को जैसे ही मैंने आवेदन किया, डीएम जहां मैं रेजिडेंस करता हूं उसके एसएचओ को, एसएचओ मतलब पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी, उस एसएचओ से रिपोर्ट मांगेगा कि ये पी नामक व्यक्ति ने मेरे पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और इस पी नामक व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट दो कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, कोई केस दर्ज है क्या, किसी प्रकार का अपराध में संलिप्त रहा है। जैसे ही एचएसओ को ऐसा आवेदन का कॉपी भेजी जाएगी कि इस व्यक्ति ने आवेदन किया, आप इस आवेदन पर अपनी टिप्पणी भेजो कि पुलिस रिकॉर्ड इसका कैसा है, और ऑफिसर विहित समय के अंदर उस लाइसेंस अथॉरिटी को भिजवाएगा कि इसका पुलिस रिकॉर्ड ऐसा ऐसा है। 2A धारा बात करती है कि अनुज्ञापन अधिकारी ऐसी जांच यदि कोई हो करने के पश्चात, कि जो लाइसेंस अथॉरिटी है एक इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात जैसी भी वो आवश्यक समझे, और उपधारा 2 में ये जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उपधारा 2 में, इस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, तो लाइसेंस अथॉरिटी जो भी डीएम वगैरह लाइसेंस ग्रांट कर रहा है वो अपने स्तर पर किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कि ये व्यक्ति कैसा है, कैसा इसका स्वभाव है, और पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी से उपधारा 2 के अंदर जो उसने रिपोर्ट मांगी उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अध्याय में जो जो प्रोविजन बताए गए उनके अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा, इन रिटर्न ऑर्डर के द्वारा या तो लाइसेंस ग्रांट कर देगा या फिर ग्रांट करने से डिनाइड कर देगा, इनकार कर देगा। तो अनुज्ञापन अधिकारी अपने स्तर पे जांच करेगा, पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उस व्यक्ति के बारे में उस पर विचार करेगा। इन दोनों कार्यों करने के पश्चात और इस चैप्टर में जो प्रोविजन बताए गए उनके अधीन रहते हुए रिटर्न में या तो लाइसेंस ग्रांट कर देगा या लाइसेंस देने से इनकार कर देगा। यह सब सेक्शन 2A बात करता है। किन चीजों की जांच की जाती है, पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी क्या रिपोर्ट देता है, ये एक हर व्यक्ति पे डिसाइड करता है। लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट का विशेष अधिकार होता है, किसको देना है किसको नहीं देना वो अपने अकॉर्डिंग देता है जिला मजिस्ट्रेट। और मूल रूप से आप एक जिले के अंदर आप उठाकर रिपोर्ट देखोगे तो एक साल में 4 से 5 लाइसेंस ही ग्रांट होते हैं आज के समय में। तो राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में बहुत लाइसेंस मिल जाते हैं, यूपी में बहुत लाइसेंस मिलते हैं, राजस्थान में एक जिले पे साल भर में 4 से 5 लाइसेंस ग्रांट होते हैं। लाइसेंस यहाँ पर राजनीतिक रूप से दिए जाते हैं कि जिसकी अप्रोच थी कि वो दे देगा, या जिसका जिला मजिस्ट्रेट मिलने वाला है उसको लाइसेंस ग्रांट कर देता है। क्योंकि लाइसेंस मिलने के बाद अगर उस गन से कुछ होता है तो उसकी लाइबिलिटी हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति का रिकॉर्ड पर्सनल ठीक था या नहीं था। मैं एक तथ्य आपको बताता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी जब इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान हुए करते थे, 2011 में वर्ल्ड कप भी इंडिया को जिता के लाए। 2013 में उन्होंने पिस्टल के लाइसेंस के लिए रांची झारखंड, रांची में जहां पर वो निवास करते हैं वहां के डीएम को आवेदन किया, और वहां के डीएम ने महेंद्र सिंह धोनी को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया, जबकि उनके खिलाफ ना तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, ना ही किसी प्रकार की और कोई उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं था। कारण क्या था? क्योंकि धोनी अच्छे पैसे भी दे सकते थे, सब कुछ वो जो हो सकता था लाइसेंस के लिए, वो उतनी अप्रोच धोनी की थी। धोनी के लिए कोई भी फोन कर सकता था, भारत के हर व्यक्ति उनकी बात मानता है। पर धोनी का स्वभाव गुस्सेल स्वभाव है, और इस पर विचार करते उन्होंने लाइसेंस को ग्रांट करने से इनकार कर दिया कि ये इस व्यक्ति को अगर बंदूक का लाइसेंस दिया जाता है तो ये अग्रेसिव स्वभाव का है, और ये हो सकता है कि उस गन का यूज करके किसी को नुकसान पहुंचा दे। तो सिर्फ आपका स्वभाव जो गुस्सेल है उसके आधार पर भी वो लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है। तो अनुज्ञापन अधिकारी जो जांच करेगा उसमें जांच में आपका साधारण बिहेव हो सकता है, सामाजिक स्टेटस हो सकता है, और भी सारी चीजों पर विचार करेगा। और पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी से जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उस पर विचार करने के पश्चात या तो लाइसेंस ग्रांट कर देगा या इनकार कर देगा। परंतु मान लो कि पुलिस निकटतम पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी से आवेदन पर जो रिपोर्ट मांगी थी विहित समय के अंदर, कहां पर मांगी थी? सब सेक्शन 2 में जो रिपोर्ट मांग रहा था वो रिपोर्ट अगर विहित समय के अंदर पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी नहीं भेजता है, एसएचओ ने वो रिपोर्ट एक निश्चित टाइम के अंदर उसको नहीं भेजी, तो
अनुज्ञापन अधिकारी लाइसेंस अथॉरिटी होगी, वो ठीक समझेगा तो उस विहित काल में कितने 15 दिन के अंदर पुलिस थाने की रिपोर्ट आनी थी, अगर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं आई तो उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना ही वो ऐसा आदेश कर सकता है कि या तो लाइसेंस दे देगा या लाइसेंस देने से इनकार कर देगा। तो पुलिस थाने की बाढ़ साधक अधिकारी की रिपोर्ट आना कंपलसरी नहीं है, अगर विहित समय के अंदर आ जाती है तो उस रिपोर्ट पर विचार जरूर करेगा जो भी अनुज्ञापन अधिकारी होगा। अगर टाइम पीरियड के अंदर पुलिस थाने का बाढ़ साधक अधिकारी रिपोर्ट नहीं भेजता है तो जैसे ही वो डिस्क्राइब पीरियड एंड होता है, समाप्त होता है, एक्सपायर होता है, उसके बाद वो बिना रिपोर्ट के प्रतीक्षा किए ही आदेश कर देगा। आदेश दो प्रकार का कर सकता है, या तो आदेश करेगा लाइसेंस ग्रांट करने का या फिर लाइसेंस देने से डिनाइड कर सकता है, मना कर सकता है। ठीक है। सब सेक्शन 3 बात करता है अनुज्ञापन अधिकारी, लाइसेंस अथॉरिटी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो, वो धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति वहां अनुदत्त करेगा जहां की अनुज्ञप्ति, जो धारा 3 में बात कर रहा है किसकी, शुरू में जो हमने सेक्शन 3 पढ़ा था वहां आर्म्स के और गोला बारूद के लिए साधारण अनुज्ञप्ति की बात कर रहा था कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो किसी प्रकार की गन नहीं रखेगा, एक बार में 2 ही गन रख सकते हैं। धारा 3 में ये प्रोविजन पढ़े थे। तो धारा 3 के अधीन जहां लाइसेंस अनुदत्त कर रहा है वहां किस परिस्थिति में करेगा, जहां धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति वहां अनुदत्त करेगा जहां की वह अनुज्ञप्ति या तो संरक्षण के उद्देश्य से, संरक्षा मतलब प्रोटेक्शन, तो या तो मैं खुद के प्रोटेक्शन के लिए लूं या फिर आखेट, आखेट मतलब स्पोर्ट, तो स्पोर्ट या खेल के लिए मैं अनुज्ञप्ति के में उपयोग में लाने के लिए अगर आवेदन करता हूं तो या तो मैं कहता हूं कि मुझे किसी प्रकार की मेरी जान को खतरा और मुझे सुरक्षा के लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए गन चाहिए, या फिर स्पोर्ट की कोई ऐसी स्पर्धा है जिसमें भाग लेने के लिए उपयोग लेना चाहता हूं मैं गन को, तो संरक्षा और आखेट में उपयोग लाने के लिए 20 इंच से अन्यून लंबी नाली वाली कि जो उसकी गन होगी, ये गन है आपकी और यहां पर ट्रिगर होता है, तो जो ये नाली है इस नाली की 20 इंच की लंबाई कम से कम होनी चाहिए। तो 20 इंच से अन्यून, कम नहीं होने वाली, 20 इंच या उससे अधिक की नाली होनी चाहिए, 20 से कम नहीं होनी चाहिए। 20 इंच है चलेगा, 20 इंच से ज्यादा चलेगा, पर 20 से थोड़ी भी कम है वो नहीं चलेगी। तो अगर आप प्रोटेक्शन के लिए या स्पोर्ट के पर्पज से आखेट के उपयोग में लेने के लिए आवेदन कर रहे हो तो 20 इंच से कम अन्यून लंबी नाल वाले चिकने बोर की बंदूक। ठीक है। 2 प्रकार की गनों की यहां पर चर्चा करेगा। एक गन होती है जिसमें आप अंदर गोलियां डालते हो और उसका अंदर से नाल बहुत चिकनी होती है, और ये जो गोलियां होती है ये इसमें लोहे के छर्रे होते हैं और बारूद भरा होता है, और ये हमें डायरेक्ट किसी लाइसेंस अथॉरिटी डीलर से लेनी होती है, जहां से आप गन लेते हो उसी अथॉरिटी डीलर से आपको वो लेनी होती है। तो एक तो पर्पज होती है चिकने नाल वाली बंदूक जगह जगह यूज करेगा कि चिकने बोर की बंदूक यहां पर जहां भी कहेगा उसका मतलब है कि उस बंदूक के अंदर नाल उसकी चिकनी होगी और उसमें अंदर गोली डालकर फायर किया जाएगा। एक दूसरी गन आएगी, वो नाल होती है उसमें पर उसमें गोली नहीं लगाते, तो ये नाल यहां से पैक होती है और यहां आगे से इसमें थोड़ा बारूद भर दो, थोड़ा कुछ छर्रे वर्रे जो भी आप भरना चाहते हो वो भर के, और ऊपर से डंडे से उसको कूटा जाता है और बाद में उससे फायर किया जाता है। पुराने समय में जब डाकू वगैरह होते थे तो वो ये पुरानी बंदूक जो बारूद ऊपर से भर के और डंडे से उसको सेट करते थे, बाद में उस पर स्ट्रिक्टली पीछे से कोई ट्रिगर दबा के और फायर उस पे पॉइंट पे जोर लगाकर मारा जाता था, तो बारूद एकदम चिंगारी उत्पन्न होके और गोली चल जाती थी। तो एक तो चिकनी नाल वाली बंदूक जो आजकल यूज होती है जिनमें गोलियां लगती है, एक पहले यूज होती थी जैसा मैंने आपको शुरू में क्लास में चर्चा की थी कि ऐसा हम एक पाइप रखते हैं लोहे का जो एक तरफ से पैक होता है, उसमें यहाँ पे एक छेद होता है जिससे बत्ती वगैरह निकाल देते हैं, तो इसमें डायरेक्ट हम फोस्फोरस और सल्फर का एक बारूद भर देते हैं और यहां से या तो माचिस की तीली डाल दो या यहां से एक धागा निकालकर उस धागे पर आग लगा दो, तो जैसे ये अंदर बारूद पर आग लगती है ये आवाज के साथ इससे बाहर निकलती है और जानवरों को खेतों में फसल की सुरक्षा के लिए ऐसा उपयोग में लिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में।
तो जो प्रोटेक्शन और स्पोर्ट के पर्पज से आप जो ले रहे हो 20 इंच से अन्यून लंबी नाल वाली चिकने बोर की बंदूक होगी, ठीक है, चिकने बोर की बंदूक के संबंध में। और अगर आप फसल की, आपके एग्रीकल्चर की प्रोटेक्शन के लिए स्वाभाविक रूप से उपयोग में लाने के लिए ले रहे हो तो नाल मुख में भरी जाने वाली बंदूक, इस नाल को भरा जाता है किसी डंडे वंडे से या लोहे की चीज से आगे से कूट कर बारूद को दबाया जाता है, बिल्कुल सेट कर दिया जाता है। थोड़ा सा पानी मिलाते हैं बारूद में, उसको दबा देते हैं, सूखा बारूद रहता है उसमें पानी मिला के उसको अंदर भर के और दबा देते हैं, सेट कर देते हैं। तो या तो आपको प्रोटेक्शन और स्पोर्ट के पर्पज से लेनी है तो चिकने नाल बोर की बंदूक लेनी है के संबंध में, या आपको एग्रीकल्चर के प्रोटेक्शन फसल की सुरक्षा के लिए स्वाभाविक रूप से उपयोग में ला रहे हो तो नाल मुख से भरी जाने वाली बंदूक के संबंध में भारत के नागरिक द्वारा यदि अपेक्षा की जाए तो उसको वो अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर देगा। अनुज्ञापन अधिकारी क्या करेगा, धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति वहां अनुदत्त करेगा जहां अनुज्ञप्ति या तो सुरक्षा और राकेट के पर्पज से मांगी है तो 20 इंच से कम नहीं होने वाली चिकने बोर की बंदूक के संबंध में अनुज्ञप्ति दे दी है। फसल सुरक्षा के लिए अगर किसी ने फसल की सुरक्षा के लिए स्वाभाविक उपयोग के लिए मांगी है तो नालमुख की जो भरी जाने वाली बंदूक होती है उसके संबंध में लाइसेंस दे देना है। परंतु जहां की किसी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन अधिकारी का समाधान हो जाए कि नालमुख से भरी जाने वाली बंदूक फसल संरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होगी, कि अगर किसी मामले की परिस्थितियां हैं विशेष, उनको ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो नालमुख से हम बारूद भर के और चलाने फसल की सुरक्षा के लिए जो बंदूक का लाइसेंस दे रहे हैं वो उस फसल की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, तो लाइसेंस अथॉरिटी क्या हो सकती है, उसको फसल की सुरक्षा के लिए चिकने बोर की बंदूक के संबंध में भी लाइसेंस दे सकता है। तो अगर फसल सुरक्षा में उसको लगता है कि जो बारूद भर के और जो चलाएंगे भर के चलाने वाली बंदूक है वो सक्सेस नहीं हो पाएगी तो वो चिकने बोर की बंदूक भी फसल सुरक्षा के लिए लाइसेंस चिकने बोर की बंदूक का भी ग्रांट कर सकता है। ठीक है, कई बार क्या जंगली सुअर वगैरह या कोई जंगली जानवर आते हैं तो उनको भगाने के लिए अच्छा फायर करना पड़ता है, तो वहां आप चिकने बोर की बंदूक भी हुक यूज में ले सकते हैं। ठीक है, पर वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये परिस्थितियां मेरे विशेष मामले में और मुझे जानवर भगाने के लिए जो नालमुख में भरा जाता है बारूद वो बंदूक मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होगी, तो वो दूसरी प्रकार की जो चिकने बोर की बंदूक का लाइसेंस है वो भी इशू कर देगा। सेकंड वाला पॉइंट, अनुज्ञापन अधिकारी धारा 3 में अनुज्ञप्ति वहां अनुदत्त करेगा जहां की अनुज्ञप्ति केंद्र सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यता प्राप्त राइफल क्लब है। केंद्र सरकार के द्वारा लाइसेंस मिला हुआ उसको राइफल क्लब का या राइफल एसोसिएशन का, या केंद्र सरकार ने उसको मान्यता दी है राइफल क्लब या राइफल संगम के, तो उस राइफल क्लब और राइफल संगम के सदस्य द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करने के लिए उपयोग में लाई जाने के लिए .22 बोर राइफल या हवाई राइफल के लिए अपेक्षा की जाए तो उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा। तो सबसेक्शन 3 बता रहा है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी धारा 3 के अधीन जो अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन करता है तो किस किस को लाइसेंस देना है, तो या तो प्रोटेक्शन के लिए, ये स्पोर्ट के पर्पज से है तो 20 इंच से कम लंबी नाल वाली बंदूक नहीं होनी चाहिए और वो बंदूक चिकने बोर की बंदूक होनी चाहिए, लाइसेंस दे देगा। फसल सुरक्षा के लिए तो नाल मुख से भरी जाने वाली बंदूक का लाइसेंस भारत के नागरिक को दे देगा। ये शब्द जरूर याद रखना है कि भारत के नागरिक के संबंध में लाइसेंस दे रहे हैं। विदेशी नागरिक मांगेगा तो उसको दोनों प्रकार के ही नहीं देने, पर जहां लगता है कि फसल सुरक्षा के लिए वो नाल मुख से भरी जाने वाली बंदूक सफिशियंट नहीं है तो चिकने बोर की बंदूक का लाइसेंस उसको ग्रांट कर देगा। अनुज्ञापन अधिकारी यदि राइफल क्लब या राइफल एसोसिएशन है उसका कोई सदस्य अभ्यास के लिए ट्रेनिंग पर्पज से उपयोग में लाता है और केंद्र सरकार ने उसको या तो लाइसेंस दे रखा है राइफल क्लब या राइफल संगम का, या उसको मान्यता दे रखी है राइफल क्लब या राइफल संगम के रूप में, तो वहां .22 बोर राइफल और या हवाई राइफल के संबंध में लाइसेंस दिया जा सकेगा। अनुज्ञापन अधिकारी, ठीक है, अनुज्ञापन अधिकारी किसी मामले में, किसी अन्य मामले में जहां धारा 3 के अधीन लाइसेंस की बात हो रही है, धारा 4 के अधीन लाइसेंस कहां किस लिए जरूरी था कि जहां विशेष क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों के आधार पर लाइसेंस दिया जाता है, तो वहां कोई जगह मान लो कि वहां तलवार रखना भी ठीक नहीं, उस जगह की परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो वहां धारा 4 के अधीन लाइसेंस की बात हो रही थी। धारा 5 में लाइसेंस वगैरह प्रतिसिद्ध चीज हथियारों के बारे में लाइसेंस की बात हो रही थी। धारा 6 में नाल मुख को छोटा करने की बात थी
और एक और बात थी इसमें, नकली हथियारों को असली हथियारों में परिवर्तित करना। या धारा 10 में आयात निर्यात की बात थी हथियारों की, धारा 12 में प्रतिषिद्ध हथियारों के परिवहन वगैरह की बात थी। अगर इनके लिए अनुज्ञापन अधिकारी किसी अन्य मामले में जहां धारा 3 के अधीन लाइसेंस या 4, 5, 6, 10, 12 के अधीन अनुज्ञप्ति लाइसेंस उस दशा में अनुदत्त करेगा जिसमें अनुज्ञापन अधिकारी का समाधान हो जाए कि उस व्यक्ति के पास जिसने अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया, जो अपेक्षा कर रहा है अनुज्ञप्ति की, लाइसेंस की, उसे प्राप्त करने का उसके पास अच्छा कारण है तो ही देंगे। तो धारा 3 का लाइसेंस और 4, 5, 6, 10, 12 का लाइसेंस अगर किसी को अनुदत्त कर रहा है तो अनुज्ञापन अधिकारी का ये हमेशा समाधान होना चाहिए कि जो व्यक्ति लाइसेंस की अपेक्षा करके चल रहा है हमसे कि लाइसेंस मांग रहा है, क्या वह उसे अभिप्राप्त करने का अच्छा कारण रखता है तो ही लाइसेंस देगा, अन्यथा नहीं देगा। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं है। क वाला पॉइंट देख लेना, ख वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश देख लेते हैं। ग्रांट ऑफ लाइसेंस की बात कर रहा है चैप्टर 3 प्रोविजन रिलेटेड टू लाइसेंस। ग्रांट ऑफ लाइसेंस कि एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर चैप्टर 2, कि चैप्टर 2 में जब लाइसेंस ग्रांट करने की बात कर रहे थे तो एक एप्लीकेशन जो चैप्टर 2 में लाइसेंस को ग्रांट करने की बात कर रही है, सेल बी मेड टू द लाइसेंस अथॉरिटी, लाइसेंस अथॉरिटी को ऐसा आवेदन किया जाएगा। सेल बी इन सच फॉर्म, ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा कंटेन हो उसके अंदर, कंटेन सच पार्टिकुलर, और टू बी एंड बी ए कंपनीज बाय द सच फीस, ऐसी फीस से समर्थित होना चाहिए जो एज में भी प्रेस्क्राइब, जो भी प्रेस्क्राइब कर रखी है अंदर टू आर्म्स रूल 2060, उसमें जो फॉर्म है, जो कंटेन पार्टिकुलर उसमें पूछे गए फॉर्म के अंदर, और जो फीस बताई गई है उसको विहित करते हुए आपको ऐसा आवेदन करना है लाइसेंस अथॉरिटी को। और रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, एक आवेदन की प्राप्ति पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी शेल कॉल टू रिपोर्ट द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ऑन द एप्लीकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन रिसिप्ट करता है लाइसेंस अथॉरिटी कॉल करेगा किसको, रिपोर्ट के लिए कॉल करेगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को कि इस आवेदन पर आप रिपोर्ट प्रस्तुत करो एक प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर, एंड सच ऑफिसर सेल सेंड हिज रिपोर्ट विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड। तो एक प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज वो रिपोर्ट भेजेगा। द लाइसेंस अथॉरिटी आफ्टर सच इंक्वायरी, कि लाइसेंस अथॉरिटी को इंक्वायरी करने के बाद, पहले मैंने इन्वेस्टिगेशन शब्द यूज कर लिया था जांच के लिए, इंक्वायरी करने के पश्चात, ठीक है, उसको ठीक कर लेना। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी आफ्टर सच इंक्वायरी इफ एनी एज इट में कंसीडर नेसेसरी, कि यदि उसको लगता है आवश्यकता है किसी प्रकार की इंक्वायरी तो वो इंक्वायरी करने के पश्चात, एंड आफ्टर कंसीडर द रिपोर्ट रिसीविंग अंडर सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज से जो रिपोर्ट मांगी थी उस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, कंसीडर करने के बाद, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अन्य जो भी प्रोविजन है उन पर विचार करने के पश्चात उनके अधीन रहते हुए, बाय ऑर्डर इन राइटिंग, रिटर्न में ऑर्डर करेगा, या तो आइडर ग्रांट द लाइसेंस और रिफ्यूज द ग्रांट द सेम। तो या तो ग्रांट करेगा लाइसेंस या लाइसेंस ग्रांट करने से रिफ्यूज कर देगा, इनकार कर देगा। तो लाइसेंस अथॉरिटी आफ्टर इंक्वायरी, जो भी इंक्वायरी उसको नेसेसरी लगती है, और पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से या ऑफिसर इंचार्ज से जो सब सेक्शन 2 में रिपोर्ट प्राप्त हुई उस पर विचार करने के पश्चात, और इस चैप्टर में जो भी प्रोविजन बता रखे अदर प्रोविजन, उनके अधीन रहते हुए ऑर्डर करेगा रिटर्न में कि ग्रांट द लाइसेंस और रिफ्यूज द ग्रांट ऑफ लाइसेंस, दोनों में से एक ऑर्डर कर देगा, आइदर या तो ग्रांट करेगा लाइसेंस को या रिफ्यूज कर देगा। प्रोवाइडेड डेट वेयर ए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डज नॉट सेंड हिज रिपोर्ट, सब सेक्शन 2 में जो रिपोर्ट थी वो ऑफिसर इंचार्ज ने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ने सेंड नहीं की, ऑन द एप्लीकेशन विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड, जो प्रेस्क्राइब पीरियड उसको सब सेक्शन 2 में बताया था उसके अंदर नहीं भेजी, तो द लाइसेंस अथॉरिटी में इफ इट डीम्ड फिट, अगर उसको ये उचित लगता है तो मेक सच ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर कर सकता है, 2A का ऑर्डर कर सकता है कि या तो लाइसेंस ग्रांट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड,
कि जो प्रेस्क्राइब पीरियड एक्सपायर हो जाता है। कौन सा प्रेस्क्राइब पीरियड? जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को रिपोर्ट भेजने के लिए बताया था, वो एक्सपायर होने के पश्चात विदाउट फर्दर वेटिंग द रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट का के लिए वेट किए बिना ही वो ऑर्डर कर सकता है किसी प्रकार का, जैसा उसको डीम्ड फिट लगता है वैसा। द लाइसेंस अथॉरिटी सेल ग्रांट The license authority shall grant a license under section 3 whether the license is required। तो ये लाइसेंस अंदर सेक्शन 3 कहां पर लाइसेंस रिक्वायर होगा? जहां पर लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर किसी बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया इन ए रेस्पेक्ट ऑफ स्मूथ बोर गन हैविंग ए बैरल नॉट लेस देन 20 इंच इन लेंथ टू बी यूज फॉर प्रोटेक्शन एंड स्पोर्ट, कि या तो इंडिया के सिटीजन के द्वारा रेस्पेक्ट ऑफ द स्मूथ बोर गन हैविंग ए बैरल नॉट लेस देन 20 इंच, उसका बैरल 20 इंच से कम नहीं होना चाहिए, स्मूथ बोर गन होनी चाहिए, तो और उसका यूज टू बी यूज फॉर प्रोटेक्शन एंड स्पोर्ट, या फिर बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ ए मजल लोडिंग गन, ठीक है, जो गन ऊपर से भरी जाती है मजल लोडिंग गन, टू बी यूज फॉर बोनाफाइड क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल की सुरक्षा के लिए सद्भावना पूर्वक उपयोग में लाई जाती है मजल लोडिंग गन, तो उसके लिए भी इंडिया के सिटीजन को लाइसेंस ग्रांट कर सकेगा। प्रोवाइडेड डेट वेयर हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी केस द लाइसेंस अथॉरिटी इज सेटिस्फाई। अगर लाइसेंस अथॉरिटी सभी परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात provided that where having regard to the circumstances of any case the license authority is satisfied that a muzzle loading gun will not sufficient for crop protection। अगर उसको लगता है लाइसेंस अथॉरिटी को कि मजल लोडिंग गन विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, द लाइसेंस अथॉरिटी में ग्रांट ए लाइसेंस ऑन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अदर स्मूथ बोर गन। अगर उसको लगता है कि क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए मजल लोडिंग गन सफिशिएंट नहीं है, तो वो अदर स्मूथ बोर गन का भी लाइसेंस उसके प्रोटेक्शन के लिए, फसल की प्रोटेक्शन के लिए ग्रांट कर सकता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ .22 बोर राइफल और एयर राइफल टू बी यूज फॉर टारगेट प्रैक्टिस बाय ए मेंबर ऑफ राइफल क्लब एंड राइफल एसोसिएशन लाइसेंस और रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो या तो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जिसे लाइसेंस ग्रांट किया है ऐसा राइफल क्लब या राइफल एसोसिएशन का मेंबर टारगेट प्रैक्टिस के लिए अगर यूज करना चाहता है, तो उसको 22 बोर राइफल ऑन एयर राइफल इनका लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा। ए लाइसेंस अंडर सेक्शन 3 इन एनी अदर केस और ए लाइसेंस अंडर सेक्शन 4, 5, 6, 10, 12 if a license authority is satisfied that a person by whom the license is required shall a good reason to obtain the same। तो जब भी सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5, 6, 10, 12 के अंदर लाइसेंस दे रहे हैं, तो लाइसेंस अथॉरिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि पर्सन जो लाइसेंस जिसको लाइसेंस रिक्वायर है हैज ए गुड रीजन फॉर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस, ठीक है, कि अगर वो लाइसेंस ऑब्टेनिंग करने के लिए गुड रीजन रखता है और उससे लाइसेंस अथॉरिटी सेटिस्फाई है, तो लाइसेंस ग्रांट कर देगा। ये सेक्शन 13 बात करता था। सेक्शन 14 पर विचार करते हैं। कब लाइसेंस ग्रांट करने से मना कर दिया जाएगा, इनकार कर दिया जाएगा। धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी अनुज्ञापन अधिकारी, कि धारा 13 में जो बातें बता रखी है उनके होते हुए भी अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि धारा 3, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 के अधीन लाइसेंस ग्रांट करने से वहां रिफ्यूज कर देगा जहां की ऐसा लाइसेंस किन्हीं प्रतिष्ठित आयुध या प्रतिष्ठित गोला बारूद के बारे में है, कि 3, 4, 5 में जो लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं वहां पर वो लाइसेंस ग्रांट करने से रिफ्यूज कर देना है, इनकार कर देना है, जहां की ऐसी अनुज्ञप्ति किसके लिए, प्रतिष्ठित आयुध या प्रतिष्ठित गोला बारूद के बारे में अपेक्षित है, तो वहां लाइसेंस नहीं देगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी।
ये एक पॉइंट हो गया कि कब लाइसेंस नहीं देना। धारा 345 के अधीन जो लाइसेंस मांगा जा रहा है, यदि वह लाइसेंस प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड गोला बारूद के बारे में है, तो वहां पर लाइसेंस देने से लाइसेंसिंग अथॉरिटी इनकार कर देगा, भले ही सेक्शन 13 में कोई भी बात लिखी हो। कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी फसल की सुरक्षा के लिए या खुद की सुरक्षा के लिए AK-47 जिसको प्रतिसिद्ध आयुध की श्रेणी में रखा गया, उसका लाइसेंस हम ले। तो ऐसा कोई भी प्रतिसिद्ध आयुध गोला बारूद है, उसकी लाइसेंस देने से सेक्शन 14 मना करता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं देगा। ठीक है। चैप्टर 2 के अधीन किसी अन्य मामले में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार कर देगा। चैप्टर 2 में जो सेक्शन 3 से लेकर 12 तक लाइसेंसों की बात कही है, उनमें से किसी भी मामले में लाइसेंस ग्रांट करने से वहां इनकार करेगा जहां की ऐसी अनुज्ञप्ति उस व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है जिसके बारे में अनुज्ञापन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जो लाइसेंस वह व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है लाइसेंस की, जिसके बारे में लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये बिलीव करती है, विश्वास करने का कारण रखती है कि उस व्यक्ति को कि वह किसी आर्म्स या गोला बारूद को या तो अर्जित करने से, कब्जे में रखने से, वहन करने से इस अधिनियम में या कोई तत्समय प्रवर्त अदर कोई उस समय एक्ट इन्फोर्समेंट में कमेंस में तो उसके द्वारा उसको प्रोहिबिट किया है। तो कोई भी व्यक्ति जो लाइसेंस जिसको रिक्वायर है, उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर के पास ये विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जो लाइसेंस मांग रहा है उसको आयुध या गोला बारूद एक्वायर करने से, पोजीशन में रखने से, वहन करने से, अगर इस एक्ट के अधीन या अदर कोई तत्समय प्रवर्त एक्ट है, उस समय वो एक्ट कहीं इन्फोर्समेंट में है, उसके द्वारा प्रोहिबिट किया गया है, तो लाइसेंस देने से इनकार कर देगा। बी पॉइंट। और लाइसेंस देने से कब इनकार कर सकता है कि यदि लाइसेंस अथॉरिटी को यह लगता है कि जिस व्यक्ति ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है वह व्यक्ति विकृतिचित है, तो अनुज्ञप्ति उस व्यक्ति के द्वारा अपेक्षित है जिसके बारे में अनुज्ञापन अधिकारी लाइसेंस अथॉरिटी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति विकृतिचित का है, अनसाउंड माइंड का अगर व्यक्ति है तो उसको लाइसेंस देने से इनकार कर देगा अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को यह विश्वास है कि यह विकृतिचित व्यक्ति है। हालांकि सभी व्यक्ति पागल होते हैं, हम सब पागल हैं, कभी कभी हम सामान्य हो जाते हैं, पर यह विकृतिचित मेडिकल विकृतिचित होना चाहिए, लीगल विकृतिचित होना चाहिए। बाकी हर व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा पागलपन होता है। आप अपने लक्ष्य के लिए पागल हो, ये व्यक्ति और किसी कारण से पागल हो सकता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति पागल होता है, पर ये या तो मेडिकली अनफिट अनसाउंड माइंड है या लीगली अनसाउंड माइंड है, दोनों में से किसी प्रकार का विकृतिचित व्यक्ति है और उसके बारे में लाइसेंस अथॉरिटी को यह बिलीव है कि ये व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, तो उसको लाइसेंस देने से मना कर देगा। और कहा लाइसेंस अथॉरिटी मना कर सकता है, यदि लाइसेंस अथॉरिटी के पास ये विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस के लिए किसी कारण से अयोग्य है। अगर लाइसेंस अथॉरिटी को यह बिलीव करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस के लिए वो कोई अन्य कारण से अयोग्य है। अन्य कारण क्या हो सकता है? जैसे हम सबसेक्शन कहां पर पढ़कर आए थे, 9 या 10 में हमने पढ़ा था कि 21 साल की आयु होनी चाहिए। ठीक है, उस पर कोई हिंसा का या नैतिक अधर्मता का केस हुआ है तो केस समाप्त होने से 5 साल तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अगर सीआरपीसी के चैप्टर 8 में उससे बॉन्ड लिया है, या तो सब परिशांति कायम रखना का या सदाचार का, तो उसको बॉन्ड के पीरियड में लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो अगर लाइसेंस अथॉरिटी के पास ये बिलीव करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस के लिए किसी भी कारण से वह अयोग्य है, तो वहां लाइसेंस ग्रांट नहीं करेगा, इनकार कर देगा, रिफ्यूज कर देगा। और कहा रिफ्यूज कर सकता है? जहां की अनुज्ञापन अधिकारी को लगता है कि लोक शांति, पब्लिक पीस, लोक शांति की सुरक्षा के लिए, पब्लिक की पीस के लिए अगर उसको लगता है, या लोक सेम के लिए कि लोगों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। लोक सेम का मतलब हो गया लोगों को किसी प्रकार की क्षति ना हो, नुकसान ना हो। लोक सेम मतलब क्षति या नुकसान की बात कर रहा है। तो जहां की लाइसेंस अथॉरिटी को लगता है कि पब्लिक पीस की प्रोटेक्शन के लिए या पब्लिक को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्षति ना हो, इसके लिए ऐसी अनुज्ञप्ति देने से इनकार करना आवश्यक समझता है, तो वो
लाइसेंस देने से इनकार कर देगा। तो लाइसेंस देने से इनकार करने का सब सेक्शन 1 में कुछ कारण बताए गए। पहला तो वहां जहां आपने प्रतिष्ठित आयुध या गोला बारूद के बारे में लाइसेंस मांगा है। दूसरा वहां जहां आपको आयुध या गोला बारूद अर्जित करने के लिए या तो इस एक्ट में या कोई तत्समय प्रवृत्त अन्य अदर लॉ है उसमें प्रोहिबिट कर दिया, या फिर आप अनसाउंड माइंड के विकृति चित्त व्यक्ति हैं, या आपके पास लाइसेंस अनुज्ञप्ति के लिए किसी भी कारण से जो इस एक्ट में बता रखे हैं उसके अधीन आप डिसक्वालीफाई है, या अनुज्ञापन अधिकारी को लगता है कि लोक शांति की सुरक्षा के लिए या लोक सेम के लिए ऐसे अनुज्ञप्ति से इनकार करना आवश्यक है, तो वो लाइसेंस देने से इनकार कर देगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी के केस में की थी कि ये अग्रेसिव पर्सन है और कल इसको गुस्सा आ जाता है तो यह गन निकालकर किसी भी पर भी फायर कर सकता है, इससे किसी लोग को नुकसान होगा, लोक सेम की स्थिति बनेगी, तो उसको लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। ठीक है। अनुज्ञापन अधिकारी किसी व्यक्ति का कोई भी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से केवल इस आधार पर इनकार नहीं करेगा कि लाइसेंस अथॉरिटी किसी भी पर्सन को लाइसेंस ग्रांट करने से इस बेस पर रिफ्यूज नहीं करेगा, डिनाई नहीं करेगा कि ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे में पर्याप्त संपत्ति नहीं है। लाइसेंस ग्रांट करने के मामले में संपत्ति किसी प्रकार का बेस नहीं है कि आपके पास एक पर्याप्त संपत्ति होनी चाहिए तो ही आपको लाइसेंस दिया जाएगा, तो ये कोई बेस नहीं है। कोई व्यक्ति भले ही कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं रखता हो, खुद की सुरक्षा के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर देगा और अनुज्ञापन अधिकारी इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि इस व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे में पर्याप्त संपत्ति नहीं है। तो सब क्लॉज 2 सब सेक्शन 2 क्या बात कर रहा है कि लाइसेंस से इनकार करने का यह कारण नहीं होना चाहिए कि उसके स्वामित्व या कब्जे में किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है। जहां की लाइसेंस अथॉरिटी, जहां के अनुज्ञापन अधिकारी किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने से इनकार करे, वहां ऐसे इनकार के कारण लेखन द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। मैंने लाइसेंस के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन दी और उसने इंक्वायरी करने के बाद एसएचओ से रिपोर्ट लेने के पश्चात मेरे को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया, तो वहां उसे इनकार करने के कारण रिटर्न में मुझे अभिदर्शित करने होंगे, लेखन अभिलिखित करने पड़ेंगे कि जो आवेदन है, आवेदन को इनकार करेगा तो उस आवेदन पर लिखना पड़ेगा कि इस कारण से मैं इसको लाइसेंस देने से इनकार करता हूं। और अगर संक्षिप्त कथन मांग किए जाने पर कारण एक लाइन में लिख देगा और मैं मांगता हूं कि आपने क्यों ये माना कि मुझे लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए, तो अगर संक्षिप्त कथन मांग करता है लाइसेंस इनकार करने की अवस्था में, जो जिसने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, तो वहां उस व्यक्ति को वो कथन दे दिए जाएंगे उस दफा के सिवाय। मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को लिखित कथन दे दिए जाएंगे कि क्यों डिनाई किया, उसका आवेदन को क्यों इनकार किया। एक ही दशा में उसको कथन देने से मना किया जा सकता है जिसमें लाइसेंस अथॉरिटी की यह राय हो कि ऐसा कथन देना लोकहित में नहीं है, कि इसको जो लाइसेंस देने से इनकार किया, अगर ये इनकार करने का कारण मैं बता दूंगा तो पब्लिक इंटरेस्ट को लॉस होगा, तो उस दशा में तो कारण नहीं बताएगा। अन्यथा हर अवस्था में जिसमें भी लाइसेंस के लिए आवेदन आया है, लाइसेंस ग्रांट करने से मना कर रहे हो, तो उस अवस्था में आपको लिखित में कारण बताने होंगे जिसको भी आवेदन किए उसको। और अगर वो संक्षिप्त कथन की मांग करता है तो उसको संक्षिप्त कथन लिखित में देने होंगे कि आपको इसलिए लाइसेंस दिया जा रहा है, इसलिए लाइसेंस देने से मना किया जा रहा है। सेक्शन 14 रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस। अच्छा, किसी को नजर भी नहीं आ रहा हो तो बैरिक साथ में लेके बैठना, अगर कहीं पे फॉन्ट की दिक्कत है कि छोटा है बड़ा है। हालांकि आप में से कई लोग हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब पे वीडियो देखने की क्वालिटी डाउन कर रखी है और बाद में मुझे मैसेज करते हैं सर फॉन्ट नहीं दिख रहा है, नजर नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो की क्वालिटी ठीक कर लो, उसके बाद देखना। और आज की स्थिति में तो विशेष रूप से बैरिक लेके बैठे कि कहीं भी अगर आपको फॉन्ट दिखने में दिक्कत आती है तो आप ऑडियो सुनते रहो और बैरिक के साथ साथ रीड आउट करते रहे, समझते रहे। रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 13 license authority shall refuse to grant a license under section 3, 4, 5 where such license is required in respect of any prohibited arms or prohibited ammunition। कि अगर सेक्शन 3, 4, 5 में जो लाइसेंस के लिए आवेदन किया है उस वो लाइसेंस रिक्वायर
किन के लिए है? एनी प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिट एम्यूनिशन के लिए है, तो वो रिफ्यूज कर देगा लाइसेंस ग्रांट करने से। ए लाइसेंस इन एनी अदर केस अंडर चैप्टर 2 वेयर सच लाइसेंस इज रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन whom द लाइसेंस अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव, कि अगर लाइसेंस ऐसे व्यक्ति को रिक्वायर है जिसके बारे में लाइसेंस अथॉरिटी को रीजन है बिलीव करने के कि टू बी प्रोहिबिट इन दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ, कि या तो उसको इस एक्ट के अंतर्गत प्रोहिबिट किया या बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, उस समय जो प्रवर्त है तो उसके अधीन या तो उसको प्रोहिबिट किया किन किन से, एक्वायर करने से या फिर हैविंग इन हिज पोजेशन या केयरिंग करने से एनी आर्म्स और एम्यूनिशन, तो उसको लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा। या तो दिस एक्ट या एनी अदर लॉ जो उस टाइम पे इनफोर्स में है उसके द्वारा प्रोहिबिट किया है तीन चीजों से किसी प्रकार का आर्म्स एक्वायर करने से या पोजीशन में रखने से या केयरिंग करने से, तो उसको लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा। और किसको नहीं करेंगे? अगर लाइसेंस अथॉरिटी के पास ये रीजन है, रीजन टू बिलीव टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, कि लाइसेंस अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव टू बी अनसाउंड माइंड, कि उसके पास ये बिलीव है करने का कारण है कि वह व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, तो लाइसेंस ग्रांट नहीं करेगा। टू बी फॉर एनी रीजन अनफिट फॉर ए लाइसेंस अंडर दिस एक्ट, अगर उसको लगता है कि इस अधिनियम के अधीन कहीं भी वो लाइसेंस ग्रांट करने से अनफिट है, अनफिट होने का कोई भी कारण है अगर इस एक्ट के अंतर्गत, तो उसको लाइसेंस ग्रांट नहीं करेगा। जैसा कि एज का था कि एज 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए उस पर, मोरल नैतिक अदमता को क्या बोलते हैं, मोरल डिसेबिलिटी जो भी बोलते हैं, देख लेना, मेरा इंग्लिश आपको पता ही है थोड़ा सा वीक चलता है। Where the license authority deemed it necessary, where the licensing authority deems it necessary for the security of public peace, for public safety, to refuse to grant such license, जहां की लाइसेंस अथॉरिटी को ये डीम्ड लगता है कि ये इट नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस, कि पब्लिक पीस की सिक्योरिटी के लिए ये आवश्यक है या पब्लिक सेफ्टी के लिए ये आवश्यक है, तो वो रिफ्यूज टू ग्रांट ऑफ सच लाइसेंस, लाइसेंस देने से रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है। द लाइसेंस अथॉरिटी शैल नॉट रिफ्यूज द ग्रांट, द लाइसेंस अथॉरिटी शैल नॉट रिफ्यूज टू ग्रांट एनी लाइसेंस टू एनी पर्सन मनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सच पर्सन डज नॉट ओवन और पजेज सफिशियंट प्रॉपर्टी, कि अगर उसके पास सफिशियंट प्रॉपर्टी ना तो ओवन करता है ना उसके पोजीशन में है, तो यह किसी प्रकार से लाइसेंस ग्रांट करने से रिफ्यूज करने का ग्राउंड नहीं होगा। वेयर द लाइसेंस अथॉरिटी रिफ्यूज टू ग्रांट ए लाइसेंस टू एनी अदर पर्सन, वेयर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिफ्यूज टू ग्रांट ए लाइसेंस टू एनी पर्सन, इट शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजन फॉर सच रिफ्यूजल और फर्निश टू that person on demand a brief statement on the same unless, कि अगर लाइसेंस अथॉरिटी रिफ्यूज करता है ग्रांट, लाइसेंस ग्रांट करने से एनी पर्सन को, तो इट सेल रिकॉर्ड, सेल शब्द लिखा है कि उसको रिकॉर्ड करने होंगे रिटर्न में रीजन रिफ्यूज करने के, और अगर वो पर्सन डिमांड करता है ब्रीफ स्टेटमेंट का कि आपने क्यों रिफ्यूज किया मेरा लाइसेंस ग्रांट करने से, तो उसको देना होगा अनलेस, जब तक कि इन एनी केस लाइसेंस अथॉरिटी इच ऑफ द ओपिनियन दैट इट विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू फर्निश सच स्टेटमेंट, कि जब तक ऐसा लिखित कथन देना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हानिकारक ना हो तब तक उसको रिटर्न में स्टेटमेंट देने होंगे। अगर पब्लिक इंटरेस्ट को लॉस हो रहा है तो लाइसेंस अथॉरिटी ऐसे रिटर्न में रीजन देने से इनकार कर सकता है कि उसने लाइसेंस रिफ्यूज क्यों किया। सेक्शन 15 अनुज्ञप्ति की अस्तित्व अवधि और नवीकरण। लाइसेंस की अस्तित्व अवधि कितनी होगी? यहां दो शब्द है, अस्तित्व प्लस अवधि, ठीक है, दीर्घ संधि। तो लाइसेंस की अस्तित्व की अवधि कितनी होगी, उसका नवीनीकरण कब करना है? तो धारा 3 के अधीन जो के अधीन अनुज्ञप्ति यदि पहले ही प्रति संग्रहित नहीं कर ली गई है तो उस तारीख से जब वो ग्रांट की जाती है, कि जो धारा 3 में लाइसेंस के लिए आपने लाइसेंस लेना चाह रहे थे, वो लाइसेंस यदि आपसे पहले ही
रिवोक नहीं कर लिया गया है तो जिस तारीख को लाइसेंस ग्रांट किया जाता है उससे 3 साल की कालावधि के लिए प्रवर्त रहेगी। मेरे हिसाब से ये 5 ईयर हो जाना चाहिए। अमेंडमेंट होगा अगर आज के में कुछ भी, तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, जब बता दूंगा कि कौन कौन सा अमेंडमेंट है। कि अभी मैं लेट आया हूँ, क्लास आते ही शुरू कर दी तो मैं देख नहीं पाया, जैसा मैं स्लाइड नहीं बना पाया। आपको पता है थोड़ा सा टाइम की समस्या चल रही है, जेलो इंटरव्यू 2-4 दिन के और बच्चे, उसके बाद टाइम पूरा मिल जाएगा। तो ये 3 साल की जगह 5 साल भी हो सकता है। आप एक बार देख लेना अमेंडमेंट है क्या यहाँ पर। कि धारा 3 के अधीन लाइसेंस यदि पहले रिवोक नहीं कर लिया गया तो उस डेट से जब वो ग्रांट किया जाए 5 ईयर के टाइम पीरियड के तक वो इन्फोर्स रहेगा, प्रवृत्त रहेगा। एक बार लाइसेंस के लिए आवेदन किया, लाइसेंस ग्रांट हो गया तो 5 साल की अवधि तक वो प्रवृत्त रहेगा। परंतु यदि लाइसेंस उससे स्मॉल पीरियड के लिए ग्रांट किया गया है तो वह व्यक्ति जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति अपेक्षित है वैसा चाहे यदि अनुज्ञप्ति अधिकारी उन कारणों से जो लेखन द्वारा अभिलिखित किया जाए किसी मामले में यह समझे तो अनुज्ञप्ति लघुतर कालावधि के लिए अनुदत की जानी चाहिए। कि सामान्य रूल ये है कि धारा 3 के अधीन जो लाइसेंस आपने मांगा है वो लाइसेंस 3 या 5 साल की अवधि के लिए जब ग्रांट होता है उससे 5 साल की अवधि तक प्रवर्त बना रहेगा, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। पर यदि आपने लाइसेंस कोई 5 साल से कम टाइम पीरियड के लिए मांगा है कि मुझे केवल 1 साल के लिए सिक्योरिटी पर्पज से गन का लाइसेंस चाहिए, तो आपको अगर लघुत्तर कालावधि मतलब छोटी कालावधि के लिए लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है। यदि वह लाइसेंस के लिए अपेक्षा करता है और कारण देता है तो एक छोटे टाइम पीरियड के लिए भी लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है। तो परंतु क्या बता रहा है कि 3 और 5 साल का ही फिक्स नहीं है, इससे कम टाइम पीरियड के लिए, लघुत्तर टाइम पीरियड के लिए भी लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है। पर उसके कारण अभिलिखित करने पड़ेंगे कि क्यों आप कम समय के लिए लाइसेंस ग्रांट करते हो। तो अनुज्ञापन अधिकारी उन कारणों से जो उसके द्वारा रिटर्न किया जाएगा कि क्यों वो 5 साल का या 3 साल का जो टाइम पीरियड के लिए एक बार लाइसेंस ग्रांट करते हैं उससे कम पीरियड के लिए क्यों लाइसेंस दे रहा है, वो कारण अभिलिखित करके उसको लघुत्तर टाइम पीरियड के लिए भी लाइसेंस ग्रांट कर सकेगा। उपधारा 2 के अध्याय 2 के किसी अन्य उपबंध के अधीन की अनुज्ञप्ति यदि पहले ही प्रति संग्रहित न कर दी जाए तो उस तारीख से जिसको वो अनुदित की जाए। चैप्टर 2 के अन्य उपबंध के अधीन जो लाइसेंस दिया गया है यदि वह पहले ही रिवोक नहीं कर लिया गया, प्रति संग्रहित करने का मतलब है कि लाइसेंस को वापस ले लेना। कि चैप्टर 2 में जो लाइसेंस की बात हो रही है, यदि वो लाइसेंस अगर पहले ही वापस नहीं ले लिया गया है तो उस तारीख से जिसको आपको लाइसेंस ग्रांट किया गया ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त बनी रहेगी जिससे अनुज्ञापन अधिकारी हर एक मामले में अवधारित करे। तो 2 साल जो ये 3 साल का जो सबसेक्शन 1 में पीरियड बता रखा है या 3 की जगह 5 साल है, इससे उल्टा चैप्टर 2 ये सबसेक्शन 2 बात कर रहा है कि चैप्टर 2 के अन्य उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति यदि पहले ही वापस नहीं ले ली जाए तो उस तारीख से जिसको आपको लाइसेंस ग्रांट किया गया इसी कालावधि तक वो प्रवृत्त रहेगी। जितना भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी हर स्पेशल मामले में अवधारित करे कि इतने टाइम पीरियड के लिए लाइसेंस रहना चाहिए। जैसे कि ये एक व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, एक ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया, किसको? लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवेदन किया। ये ए नामक व्यक्ति है, इसने एलए के पास लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास आवेदन किया और उपधारा 1 के अधीन इसको 5 साल के लिए लाइसेंस मिल गया। ठीक है, 5 ईयर 3 ईयर के लिए इसको लाइसेंस मिल गया। यहाँ बी नामक व्यक्ति कहता है मुझे तो सिर्फ आप 6 मंथ के लिए लाइसेंस दे दो, मुझे 6 मंथ के लिए मेरी जान को खतरा है और प्रोटेक्शन के लिए मैं लाइसेंस चाहता हूं। तो यहां पर 6 मंथ के लिए एलए ने, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने लाइसेंस ग्रांट कर दिया। तो सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जो भी चैप्टर 2 में जो भी प्रोविजन बता रखे हैं उसके अधीन अगर लाइसेंस को पहले ही वापस नहीं ले लिया गया तो जिस दिन भी आपको लाइसेंस ग्रांट हुआ, कि इस मामले में जिस दिन भी लाइसेंस ग्रांट हुआ 5 साल तक इसका पीरियड चलेगा, इसमें जिस दिन भी लाइसेंस ग्रांट हुआ 6 महीने तक वो लाइसेंस चलेगा। तो अनुज्ञापन अधिकारी हर एक मामले में अवधारित करेगा कि इसका लाइसेंस कितने टाइम पीरियड के लिए।
स्पेशल मामले में ज्यादा कम हो सकता है, पर एक बार में मैक्सिमम अवधि 5 साल या 3 साल जो भी उपधारा 1 में है उसके अनुसार ही होगी। हर अनुज्ञप्ति उस दशा के सिवाय जिसमें अनुज्ञप्ति अधिकारी हर अनुज्ञप्ति उस दशा के सिवाय जिसमें अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उन कारणों से जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे किसी मामले में अन्यथा विनिश्चित करे उतनी ही कालावधि के लिए नवीनीकरणीय होगी जितने के लिए वह अनुज्ञप्ति मूलतः अनुदत्त की गई थी। कि हर लाइसेंस उस दशा के सिवाय जिसमें कि अनुज्ञप्ति अधिकारी कोई विशेष कारणों को जिनको लिखित करेगा कोई मामले में अन्यथा विनिश्चित कर देता है कि इसका लाइसेंस आपको हर 6 महीने में रिन्यू कराना पड़ेगा। कोई स्पेसिफिक रीजन में तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी कोई रीजन लिखकर कह सकता है कि इस मामले में अलग से होगा। बाकी जो भी लाइसेंस आपने लिया है उतनी कालावधि के लिए नवीनीकरण होगी जितने के लिए मूलतः वो लाइसेंस दिया गया था। अगर यह मूलतः 5 साल के लिए आपको लाइसेंस फर्स्ट टाइम ग्रांट किया गया तो हर 5 साल में ये रिन्यू होगा। ठीक है, कि अगर लाइसेंस आपको 5 साल के लिए ग्रांट किया तो हर 5 साल में लाइसेंस को रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि हर अनुज्ञप्ति उस दशा के सिवाय, दशा कौन सी है, जिसमें कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी कोई विशेष कारणों से अभिलिखित करे इस कारण से कि इसमें रिन्यू कराने की अवधि अलग होगी, अन्यथा विनिश्चित करे। किसी विशेष मामले में लाइसेंसिंग अथॉरिटी टाइम पीरियड अलग डिसाइड कर सकता है कि इसको इतने टाइम में ही लाइसेंस रिन्यू कराना होगा। उस दशा को छोड़ दो, बाकी पढ़ो आप। पेन चेंज करता हूं, आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ रही होगी समझने में कि हर अनुज्ञप्ति उतनी ही कालावधि के लिए। इसके बाद ये पढ़ो डायरेक्ट, क्योंकि ये तो है एक्सेप्शन की बात कर रहा है कि कोई विशेष मामले में लाइसेंसिंग अथॉरिटी एक स्पेशल टाइम पीरियड भी विनिश्चित कर सकती है कि इतने टाइम में रिन्यू कराना है। बाकी हर अनुज्ञप्ति उतनी ही कालावधि के लिए नवीनीकरणीय होगी जितनी के लिए वह अनुज्ञप्ति मूलतः अनुदत्त की गई थी। कि अगर आपको एक लाइसेंस यहां पर मूलतः यहां पर लाइसेंस कितने टाइम के लिए दे रहे थे, 3 साल के लिए, या अमेंडमेंट हो गया होगा तो यहाँ 5 वर्ष के लिए दे रहे थे। तो अगर लाइसेंस आपको 5 वर्ष के लिए दे दिया गया तो आपको मूल 5 साल का समय है उतनी टाइम में रिन्यू कराना होगा कि जैसे 5 साल समाप्त होता है वापस रिन्यू कराना होगा। रिन्यू कराते जैसे ये शुरू में 5 साल के लिए ग्रांट किया, 5 ईयर के लिए ग्रांट किया गया, तो 5 ईयर समाप्त होते हैं आपको रिन्यू कराना होगा, नवीनीकरण कराना होगा। जो रिन्यू कराओगे वो भी 5 ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा। फिर जैसे 5 ईयर समाप्त होते हैं फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो हर अनुज्ञप्ति उतनी कालावधि के लिए नवीनीकरणीय होगी जितनी के लिए अनुज्ञप्ति मूलतः अनुदत्त की गई थी। अगर किसी को 6 महीने के लिए की गई थी और उसको लगता है मुझे और 6 महीने चाहिए, और भी अगर साल भर चाहिए तो साल भर रिन्यू नहीं करा सकता। 6 महीने के लिए उसको ओरिजिनली में ग्रांट किया गया था फर्स्ट टाइम जब उसने आवेदन किया था, तो वो 6 महीने के लिए रिन्यू होगी वापस 6 महीने के लिए। तो जितने टाइम के लिए अनुज्ञप्ति अनुदित की गई उसको ग्रांट की गई थी उतने ही टाइम में उसको वापस रिन्यू कराना होगा। और समय समय पर इसी प्रकार रिन्यू होती रहेगी। और धारा 13 और 14 की उपवन अनुज्ञप्ति की नवीनीकरण को वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वह अनुदान को लागू होते हैं। कि 13 और 14 में आपको जैसे आप लाइसेंस ग्रांट करते हो, लाइसेंस देने से रिफ्यूज करते हो, ऐसे ही समय पे जब आप रिन्यू के लिए आवेदन करोगे सेम आवेदन भरना पड़ता है कि हमें रिन्यू कराना है। उस समय भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी इंक्वायरी करेगा, पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी से रिपोर्ट मांगेगा और फिर वापस देखेगा कि क्या इसका लाइसेंस रिन्यू करना है या इसको रिफ्यूज करना है। ठीक है, या लाइसेंस ग्रांट करने के बाद तो रिवोक कर सकता है, प्रति संग्रहित कर सकता है कि जो लाइसेंस मैंने दिया था उसको मैं वापस ले रहा हूं। प्रति संग्रहित का मतलब होता है रिवोक करना, कोई चीज वापस ले लेना। समझ गए कि जितने टाइम पीरियड के लिए लाइसेंस ग्रांट किया उतने के लिए रिन्यू होगा। और 13-14 के प्रोविजन जो आवेदन करते हो, फीस देते हो, वो वैसे के वैसे ही लागू होंगे। अब मैं क्यों 5 ईयर यहां पर बोल रहा हूं कि अभी नियर बाय मुझे ज्यादा समय नहीं गुजरा, पिछले 6 महीने के अंदर ही मैंने मेरे घर पे जो 12 बोर की जो बंदूक है, 12 बोर की बंदूक होती है, उसको रिन्यू कराया है। तो मुझे फीस भी पता है कि
5 साल के लिए या तो 2500 या 3500 रुपए उन्होंने फीस ली थी और मुझे 5 साल के लिए रिन्यू करा करके दिया था कि 5 साल के लिए ये लाइसेंस रिन्यू हो रहा है, वापस आपको इतने टाइम में वापस आना है। तो हर 5-5 साल के लिए लाइसेंस रिन्यू होता रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये टाइम पीरियड 3 ईयर से बदलकर 5 ईयर हो गया होगा। इंग्लिश देख लेते हैं इसकी। ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। ए लाइसेंस अंडर सेक्शन 3 सेल अनलेस रिवोक अर्लियर कंटिन्यू इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ग्रांटेड। कि एक लाइसेंस जब तक कि वो रिवोक नहीं कर लिया जाता उस टाइम पीरियड के पहले जिस टाइम पीरियड के लिए उसको ग्रांट किया था कंटिन्यू रहेगा इन फोर्स में टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 की जगह 5 ईयर हो गया होगा, फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ग्रांटेड प्रोवाइडेड डेट सच ए लाइसेंस मे बी ग्रांटेड फॉर ए शॉर्टर पीरियड। अगर एक लाइसेंस शॉर्टर पीरियड के लिए ग्रांट किया जा सकता है इफ द पर्सन बाय वूम द लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, कि उस पर्सन के द्वारा जिसके को लाइसेंस रिक्वायर है सो डिजायर इच्छा रखता है, और इफ लाइसेंस अथॉरिटी फॉर रीजन टू रिकॉर्डेड इन राइटिंग कंसीडर, लाइसेंस अथॉरिटी के पास रिटर्न में कारण है ग्रांट करने के शॉर्टर पीरियड के लिए, तो एनी केस दैट लाइसेंस शुड बी ग्रांटेड फॉर ए शॉर्टर पीरियड। कि जितना टाइम पीरियड 3 ईयर 5 ईयर सब सेक्शन 1 में बता रखा है उससे शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए भी लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है, पर उसको रिकॉर्डेड करने होंगे रिटर्न में रीजन की क्यों उसको शॉर्ट पीरियड के लिए लाइसेंस ग्रांट किया जा रहा है। ए लाइसेंस अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 सेल अनलेस रिवोक अर्लियर, जब तक कि वो पहले ही प्रतिसंग्रहित नहीं कर लिया जाता, कंटिन्यू इन फोर्स फॉर सच पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ग्रांटेड एट द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मे इन ईच केस डिटरमाइन एवरी लाइसेंस सेल अनलेस द लाइसेंस अथॉरिटी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अदरवाइज डिसाइडेड इन केस। कि एवरी लाइसेंस सेल unless the license authority for region to be recorded in writing otherwise decided in any case, तो every license sale to be renewable for the same period for with the license was originally granted, जितने पीरियड के लिए उसको ओरिजिनलिटी में लाइसेंस ग्रांट किया गया था उतने ही पीरियड के लिए उसको रिन्यू किया जाएगा। सेल बी सो रिन्यूएबल फॉर द टाइम टू टाइम, और उसे समय समय पर आपको उतनी पीरियड जितने के लिए रिन्यू किया गया वो समाप्त होते हैं फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा उतने पीरियड के लिए। एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 एंड 14 सेल अप्लाई टू द रिन्यूएबल ऑफ ए लाइसेंस एज दे अप्लाई टू द ग्रांट देयर ऑफ। तो ये सेक्शन 30, 40, 50 हमने पढ़ लिया था। 60, 70 थोड़े बड़े हैं, आज हम उसको नहीं कल देखते हैं उसको, और कल मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे के फिक्स टाइम पीरियड पे ही हमारी क्लास लाइव हो, ठीक है। अब अगर क्लास में कोई भी समस्या, क्योंकि मैं क्लास पढ़ाते वक्त कमेंट्स पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, फिर भी आपको किसी प्रकार के कोई भी प्रोविजन को समझने में कोई दिक्कत है तो आप क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट सेक्शन में वो प्रॉब्लम डाल दे। कल की क्लास शुरू होने से पहले आपका प्रॉब्लम जो भी होगी उसको सॉल्यूशन करके या जो भी डाउट होगा वो क्लियर करके ही हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।